आम चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा जिस एक चुनावी लोकसभा की हुई उसका नाम है फैजाबाद। लेकिन उसे हम बार बार अयोध्या कह करके संबोधित करेंगे क्योंकि नाम बदल दिया गया है। पता नहीं किस तकनीकी वजह से अयोध्या का नाम लोकसभा चुनावी क्षेत्र के लिहाज से फैजाबाद ही रह गया। तो फैजाबाद के सांसद कहा जाता है, लोकसभा सीट फैजाबाद कही जाती है, लेकिन हम उन्हें बार बार अयोध्या कहेंगे और अयोध्या का सबसे ज्यादा चर्चा और शोर सुनाई दी क्योंकि अयोध्या पिछले 3 दशक की बीजेपी की राजनीति का केंद्रीय क्षेत्र था, जिसको लेकर के सबसे प्राइम एजेंडा बीजेपी ने सेट किया था अयोध्या का। और अयोध्या को लेकर के बार बार बीजेपी राम मंदिर, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम सब कुछ जो केंद्र में है वो अयोध्या का है। लेकिन मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन क्या मंदिर के नाम पर चुनावी भाषणों में इस्तेमाल नहीं किया गया वोट के लिए? फिर भी बीजेपी चुनाव हार जाती है। तो बीजेपी चुनाव हारती है, उसके बाद क्या बदला अयोध्या में, आज की वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं। अयोध्या बीजेपी क्यों हारती है? कौन है वह सांसद जिसने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया? और उसके बाद अयोध्या से दूसरी बड़ी खबरें कौन सी आई? पहली बारिश और क्या क्या ढह गया, गिर गया, कहां कहां से पानी छूने और टपकने लगा, जिसने मीडिया का ध्यान आकर्षित कर लिया। और आखिर में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या अखिलेश यादव, जिन्होंने बीजेपी को अयोध्या हराया है, उन्होंने संसद के पहले दिन अपने सांसद के साथ वह कौन सा राजनीतिक संकेत कर दिया जिसके बाद आने वाले दिनों में अयोध्या को लेकर के राजनीति बहुत गहराने वाली है। ये 3 बातें आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले, जी हां, बीजेपी हार गई यूपी में 43 सीटें, उनमें भी 37 सीटें अकेले सपा ने हरा दी। सपा के पीडीए ने हरा दिया, संविधान बचाने के आंदोलन ने हरा दिया। और उसमें बीजेपी श्रावस्ती हार गई, प्रयागराज यानी इलाहाबाद हार गई, चित्रकूट हार गई और सबसे बड़ी हार बीजेपी अयोध्या हार गई। और अयोध्या में, जिसको मैंने पहले शुरू में ही कह दिया कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र, लेकिन मैं उसे बार बार अयोध्या कहूंगा और उसका मतलब आप समझ जाएंगे। बीजेपी को हराने और घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने कई महीने पहले से बूथ मजबूत करना, संगठन मजबूत करना, वो सब तो किया ही, लेकिन पीडीए का एक नया क्रांतिकारी राजनीतिक प्रयोग कर दिया। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि जब यही सामाजिक और जातियों को साधने और गोलबंद करने की कोशिश बीजेपी करे तो मीडिया उसे सोशल इंजीनियरिंग कहता है कि सोशल इंजीनियरिंग करके, नया प्रयोग करके कोई चाणक्य बन गया तो कोई कूटनीति का मसीहा। लेकिन वही कोशिश जब विपक्ष करे तो जातिवाद बढ़ गया, जातियों की राजनीति बढ़ गई, राजनीति का जातिवादीकरण हो गया। ये कोई नया नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक छोटा सा प्रसंग, क्योंकि आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आज के दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्मदिन है। एक जमाने में जब वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अगुआ हुआ करते थे तो उनके लिए इस देश ने सम्मान में नारा लगाया कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जब समाजवादी विचारों के ख्यालों से ओतप्रोत होकर के जब उन्होंने मंडल आंदोलन की एक सिफारिश लागू कर दी तो नारे बदल गए कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। तो ये है भारत की राजनीति। जब उन्होंने ओबीसी को मंडल कमीशन के जरिए हक और अधिकार देकर के मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू कर दी तो जो लोग कल उन्हें मसीहा कह रहे थे वो रंक और कलंक कहने लगे। लेकिन वही
जो मंडल कमीशन की सिफारिश है वो सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस की बेंच में कामयाब हुई इंदिरा साहनी मामले में, और आज तक सारी सरकारें उसे संवैधानिक मान करके दे रही हैं आरक्षण। लेकिन देश का क्या है? देश ये है कि अयोध्या के नाम पर एक पीडीए के सोशल इंजीनियरिंग ने, कमाल ने, जब अवधेश प्रसाद पासी समाज से आने वाले एक 78 साल के नेता को, समाजवादी पृष्ठभूमि के जमीनी कार्यकर्ता को, पूर्व में मंत्री, पूर्व में विधायक रह चुके, वर्तमान में विधायक रह चुके, अब इस वाली बात से आपको एक रील्स याद आ रही होगी ना, पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांसद बनने वाले हो, और वो बन गए। ये अखिलेश यादव का एक अपना तरीका है किसी चीज को कहने और प्रेजेंट करने का। तो जब पीडीए के सांसद अवधेश पासी चुनाव जीत गए, तो जब वो चुनाव जीत गए तो उन्हें हिंदू होने के नाम पर, अयोध्या वासियों को हिंदू होने के नाम पर बदला गया और अपमान किया गया, और उस अपमान में उन्हें गालियां और अपमानजनक बातें कही गई। तो एक तो ये पूरा प्रसंग आया सामने, लेकिन जैसे ही बीजेपी अयोध्या हार गई, उसके बाद पहली बारिश हुई, और पहली बारिश में अयोध्या की कई सड़कों में, अखबारों में कतरने छपी। वो देखने को कहा गया कि देखो, राम पथ गमन पहली बारिश में गड्ढा युक्त हो गया। अखिलेश यादव का एक पुराना ट्वीट मुझे याद आ गया, और उसमें उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के एक बयान है कि हम पता नहीं 3 महीने या 6 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, और एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसको गड्ढा मुक्त कर दिया गया। तो ये सारी चीजें सच्चाई है। लेकिन जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था अयोध्या, जो केंद्र से लेकर के राज्य सरकार डबल इंजन सब कुछ झोंक दिया गया था अयोध्या में, उस अयोध्या की सड़क ऐसे बने कि पहली बारिश में गड्ढों की तस्वीरें अखबार में छप गई। कितना हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाएगा, कितना छिपाया जाएगा, सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। अगर अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवार पहली बारिश में ढहेगी, तो सवाल तो बनेगा साहब कि क्यों ढह रही है। धर्म और आस्था को मानने वाले लोग कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है। भगवान भी उनका साथ नहीं देते जो दिल से इंसाफ और इंसानियत के पैरोकार ना हो। अगर आपके दिल में ख्यालात अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तभी आपका भगवान साथ देंगे, वरना एक बारिश होगी और सारी परतें खुल जाएंगी। अयोध्या खबरों में आ गया, वहां के बड़े बड़े संतों के बयान टेलीविजन पर चलने लगे, कि छत छूने लगी, टेलीविजन पर स्क्रीन में खबरें चलने लगी कि अयोध्या में पहली बारिश के बाद क्या होने लगा। ये संतों ने क्यों सवाल उठाए? हालांकि संतों ने राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी बहुत सारे सवाल उठाए। बहरहाल बातें पुरानी हो गई, फैसला अयोध्या ने सुना दिया। अवधेश प्रसाद पासी को अपना सांसद चुन लिया गया। तकरीबन 50,000 वोटों से ज्यादा से उनकी एक शानदार जीत हो गई। तो ये दृश्य अयोध्या का, और उसके बाद राजनीति आगे बढ़ी, और जब राजनीति आगे बढ़ी तो संसद में शपथ ग्रहण का पहला दिन आया। अखिलेश यादव लाल टोपी पहने, लाल रंग का गमछा गले में लटकाए, समाजवाद के लाल परचम को आगे अपने तेवर से बुलंद करके संसद भवन की गलियारों की तरफ कूच करते दिखाई दिए अपने नव निर्वाचित सांसदों के साथ। और एक हाथ में अखिलेश यादव के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो पूरे चुनाव का उनका केंद्रीय विषय रहा, और दूसरे हाथ में उनका पीडीए, और पीडीए के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर अयोध्या के सांसद कोट एंड कोट फैजाबाद के अवधेश प्रसाद पासी का
हाथ थामे हुए एक नए सियासी संकेत को अखिलेश यादव ने पहले ही दिन पेश कर दिया, जिसका असर अयोध्या ही नहीं, लखनऊ और दिल्ली के सियासी गलियारों में बड़ा भारी सुनाई दे रहा था। आपको तस्वीरें याद है, विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हुआ करते थे, तो अपने बगल में, अपने साथ वाली सीट पर किसे बिठाते थे, वह भी तस्वीर गौर से देखेंगे तो बगल में बैठे हुए विधायक थे अवधेश प्रसाद पासी। और जब ये तस्वीर आई कि संसद भवन के गलियारों से लेकर के जब सदन के भीतर बैठने का नंबर आया, तो अखिलेश यादव पहली कतार में बैठे। विपक्ष की यानी प्रधानमंत्री जहां बैठे हैं, उसके ठीक सामने वाली कतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बगल में अमित शाह, उनके बगल में नितिन गडकरी। अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के 4 सबसे बड़े नेता पहली कतार में सत्ता पक्ष की तरफ बैठे, तो ठीक सामने जो विपक्ष की कतार पहली, उसमें एक तरफ राहुल गांधी बैठे, बीच में कांग्रेस के एक और सांसद बैठे, तीसरे नंबर पर अयोध्या के सांसद कोट अनकोट फैजाबाद के अवधेश प्रसाद पासी, और उनका हाथ थामे पहली कतार में थे अखिलेश यादव। और यहां से आप सियासत के नए आगाज को समझिए। ये है वो राजनीति। मैंने पहले भी एक जगह बोला था कि कल्पना करिए, नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, सदन में उनके सामने एक सांसद खड़ा होकर जब बोलेंगे कि मैं अयोध्या में तोड़े गए मकानों का एक हिसाब मांगने खड़ा हूं, मैं सड़कें चौड़ी करने के नाम पर जो मुआवजा की शिकायत आम अयोध्या वासियों की है, मैं सदन के सामने कहने खड़ा हूं, मैं अयोध्या में पहली बारिश में धंस गई सड़कों और पहली ही बारिश में जमींदोज हो गई अयोध्या रेलवे स्टेशन की चार दीवारी का हिसाब मांगने खड़ा हूं। हां, मैं राम की नगरी अयोध्या में अवधेश खड़ा हूं, जो समाजवादी पीडीए का सबसे बुलंद परचम हूं। नरेंद्र मोदी जी के सामने यह भाषण हो रहा होगा या कुछ ऐसा ही मिलता जुलता। यह है लोकतंत्र की खूबसूरती, ये है लोकतंत्र। और यहां से मैं आज वो बात कहना चाहता हूं जो आने वाले वक्त में भारत की राजनीति को बदलने का तेवर रखता है। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 78 साल के हैं अवधेश जी। अखिलेश यादव जी चाहते तो राम प्रसाद चौधरी या लालजी वर्मा या और बहुत हरेंद्र मल्लिक या और भी बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ लोग सांसद बने, लेकिन अखिलेश यादव राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी बन रहे हैं। उन्हें पता है कि हां, अतीत में कुछ ऐसी राजनीतिक कदम समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाए गए जिसका नुकसान यह हुआ कि दलित समाज के बीच एक नाराजगी समाजवादी पार्टी को लेकर रही है, और वो आज भी। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात को समझा। 2019 का गठबंधन जब टूटा, तो एक गठबंधन अखिलेश यादव ने नहीं टूटने दिया, और वो गठबंधन था विचारधारा का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। और 22 के चुनाव में कुछ हद तक उससे कामयाबी मिली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह सामाजिक आंदोलन का वक्त है, हजारों साल के शोषण और अन्याय के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई का वक्त है, उन्होंने सामाजिक न्याय के इस गठबंधन को अपना केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनाया, और 24 में अब तक के समाजवादी पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल कर दी उनके समाजवादी गठबंधन, अंबेडकरवादी गठबंधन पीडीए। और उस पीडीए के परचम को उन्होंने दलित समाज से आने वाले, अयोध्या में बीजेपी को हराने वाले अपने सांसद के हाथ में पकड़ा दिया है, और उनके बगल में अखिलेश यादव बैठेंगे। यह है राजनीति की दूरदर्शी संकेत। यह है एक नई सामाजिक क्रांति का वक्त। इस देश में बहुत कोशिश की गई कि ओबीसी और दलित के बीच की खाई को इतना बढ़ाकर पेश किया जाए कि दलितों का सबसे ज्यादा शोषण अन्याय पिछड़ों ने किया। जितने अन्याय दलितों के ऊपर हुआ वो सब सपा की सरकार में हो गया।
दो कानून पारित हो गए जो अब बदल चुकी है सोच अखिलेश यादव जी की। अब वो अपने लफ्जों में दिल से पीडीए की बात करते हैं और अखिलेश यादव डॉक्टर अंबेडकर को अपना मान करके, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार को अपना मान करके इतना बदलाव लाए हैं कि अपने ठीक बगल में फ्रंट रो पर विपक्ष की सीट पर दलित समाज से आने वाले पासी समुदाय के जो अवधेश प्रसाद पासी जी को मोदी जी के ठीक सामने लेकर बैठे हुए हैं। अब यहां से खेल शुरू हो रहा है। अब यहां से सवालों का तेवर शुरू होगा। अब यहां से जो राजनीति चलेगी वो पूरे सदन को अलग तरह से दिशा में ले जाएगी और उस राजनीति का असर अगर 2027 में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो केवल दिल्ली और अयोध्या ही नहीं, लखनऊ तक में इस संकेत को समझा जा सकेगा। एक हाथ में अखिलेश यादव जी के भारत का संविधान तो दूसरे हाथ में अवधेश प्रसाद पासी का हाथ। ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। बीजेपी की सांप्रदायिकता की राजनीति के सामने चट्टान की तरह ये दो चीजें खड़ी हो गई हैं। एक तरफ बाबा साहब का संविधान और दूसरे तरफ समाजवाद का पीडीए का हाथ। यह है भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय। यह है भारतीय राजनीति का एक नया क्रांति नवयुग। और इसलिए आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच एक लोकतांत्रिक संवाद के साथ कमाल के असहमतियों के दृश्य और सवालों के दृश्य में देखेंगे, जिसका असर लखनऊ तक भी होगा। और एक बात इशारे में कह दूं, दिल्ली लखनऊ से बड़ी खफा भी बैठी हुई है। दिल्ली को लगता है कि लखनऊ ने उन्हें हराया है। अभी आने वाले वक्त में देखिए होता है क्या। इसलिए एक शेर है ना कि इस जुनूने इश्क में होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये सियासत है और सियासत रंग बदलती है। तो कल कोई तानाशाह इमरजेंसी को याद करता है तो कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर उसकी अपनी तानाशाही को उसके सामने खड़ा कर देता है। एक घोषित तानाशाही थी, एक अघोषित तानाशाही है। लोकतंत्र और संविधान इन दोनों को नकारता है और सबको साथ लेकर, सबको एक करके आगे बढ़ते हुए दिल्ली, लखनऊ और अयोध्या की राजनीति को बदलने का संकेत भी करता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।